तारीख थी 7 मार्च 1990। जगह नई दिल्ली। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एक तेज तर्रार अफसर विश्वबंधु गुप्ता ने अपनी सरकारी मोहर निकाली और वीएचपी को एक कड़क नोटिस भेज दिया। उस नोटिस में साफ लिखा था कि वीएचपी 1989-90 का अपना इनकम टैक्स रिटर्न जमा करे और 1988-89 के खातों का पूरा हिसाब किताब दे। ये नोटिस उस संस्था को भेजा गया था जो राम मंदिर निर्माण के लिए पूरे देश में रामशिला पूजन करवा रही थी और देश ही नहीं विदेशों से भी राम मंदिर के नाम पर चंदा इकट्ठा कर रही थी। ये वो दौर था जब केंद्र में वीपी सिंह की सरकार हुआ करती थी जिसके वित्त मंत्री थे मधु दंडवते। लेकिन विश्वबंधु गुप्ता उस वक्त सिर्फ अपना काम कर रहे थे जो एक संस्था से उसके पैसे का हिसाब मांग रहे थे। लेकिन गुप्ता को नहीं पता था कि वो एक मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल रहे हैं। उनके भेजे नोटिस को इनकम टैक्स डायरेक्टर द्वारा खारिज कर दिया गया और उसी 24 घंटे के अंदर अंदर विश्वबंधु गुप्ता का तबादला तमिलनाडु में कर दिया गया। कहानी यही नहीं रुकी। सोचिए, एक हिंदूवादी संगठन को नोटिस भेजने का जवाब देश के वित्त मंत्री तक को राज्यसभा में देना पड़ा था। वित्त मंत्री ने तब बताया कि यह नोटिस कानून के मुताबिक नहीं था, इसलिए इसे खारिज किया गया। लेकिन उसके बाद किसी ने भी वीएचपी से यह नहीं पूछा कि पैसा गया कहां। यह बात हम आज से 37 साल पहले की कर रहे हैं और यही वो संस्था है जिससे जुड़े व्यक्ति को 30 साल बाद राम जन्मभूमि ट्रस्ट का महासचिव बनाया गया और आज इसके 7 साल बाद उसी व्यक्ति पर राम मंदिर के चंदा चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं चंपत राय की। लेकिन चंपत राय इसमें अकेले नहीं है। उनके अलावा और कई लोग हैं जिन पर रामलला का पैसा लूटने का इल्जाम है। तो आज हम इस वीडियो में तफसील से 37 साल की वो पूरी कहानी सुनाएंगे कि आखिर कैसे रामलला के नाम पर जो पैसा राम भक्तों से इकट्ठा किया गया उसका आज कोई माँ बाप नहीं है। बताएंगे आपको कि विश्वबंधु गुप्ता ने साल 2000 में दिए इंटरव्यू में इस पूरे चंदा चोरी मामले को लेकर क्या बताया था। विश्व हिंदू परिषद के बारे में देख रहा था। एक तो ये कि क्या इनके पास बाहर से पैसा आया है कि नहीं आया है। इस सवाल का जवाब तलाशने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे वीएचपी पर 1400 करोड़ रुपए के गबन का आरोप लगा। 2020 में आई उस इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में आखिर क्या लिखा था जिसे चंपत राय या ट्रस्ट के लोग मान लेते तो आज चंदा चोरी की इतनी बड़ी घटना ना होती। और जानेंगे कि कैसे महज 5 मिनट में 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ की हो गई। फकीरे राम मंदिर की उस कंट्रोवर्सी पर भी बात होगी जिस पर राम मंदिर निर्माण के दौरान बुलडोजर चला दिया गया और सदियों पुरानी एक धरोहर को जमींदोज कर दिया गया। और बात होगी चंपत राय के उस खास आदमी की भी जिसका कहना है कि उसने ऑटो चलाकर करोड़ों की संपत्ति बना ली। तो आज हम इस वीडियो में राम मंदिर चंदा विवाद की पूरी कहानी सुनाएंगे ताकि सनद रहे जब रामलला के भक्त अपनी गाढ़ी कमाई अपने राम के चरणों में अर्पित कर रहे थे तब कुछ लोग ऐसे भी थे जो उस चंदे का गबन कर रहे थे। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबर गांव और ये किस्सा है राम मंदिर चंदा चोरी विवाद का। कहानी की शुरुआत होती है साल 1989 से। यह वो दौर था जब पूरे देश में राम मंदिर आंदोलन अपने सबसे बड़े उफान पर था। विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी ने एक ऐसा अभियान छेड़ा था जो भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। तय हुआ कि देश के हर गांव और हर गली से एक एक ईंट अयोध्या मंगाई जाएगी। उस ईंट पर लिखा होगा जय श्री राम। उसे बाकायदा पवित्र किया जाएगा। इस पूरी मुहिम को नाम दिया गया शिला पूजन अभियान। लाखों गांव में ये शिलाएं पहुंची। आम लोगों ने पूरी भक्ति और श्रद्धा से उस ईंट को हाथ लगाया, उसकी पूजा की और अपनी हैसियत के हिसाब से कुछ नगद पैसे भी दिए। कोई अमीर था तो उसने 1000 रुपए दिए, कोई गरीब था तो उसने अपनी दिहाड़ी के 10 रुपए उस ईंट के साथ रख दिए। शिला पूजन अभियान देश के लगभग हर गांव तक पहुंचा
और इसमें करोड़ों रुपए नकद जमा हुए। लेकिन वो अरबों रुपए का नकद पैसा आखिर कहां गया, इसका हिसाब आज तक एक रहस्य है। साल 2017 में एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में निर्मोही अखाड़ा के प्रवक्ता महंत सीताराम ने खुलेआम कहा था कि वीएचपी ने भक्तों के 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा हड़प लिए हैं। उन्होंने दावा किया कि उनके पास इस गबन का पक्का सबूत है। निर्मोही अखाड़ा कोई आम संगठन नहीं है, यह सदियों पुराना अखाड़ा है जो अयोध्या के जमीन विवाद में एक प्रमुख पक्षकार था। निर्मोही अखाड़े का एक और बड़ा बयान है कि वीएचपी ने राम के नाम पर नोट और वोट दोनों इकट्ठा किए, लेकिन एक पैसा भी मंदिर के नाम नहीं आया। उस पैसे से उन्होंने अपनी बिल्डिंग्स बनवाई और अपनी सरकारें बनाई। इससे 2 साल पहले अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने भी विश्व हिंदू परिषद पर 1400 करोड़ रुपए और सोने की ईंटों की धांधली का आरोप लगाया था। तब हिंदू महासभा के प्रवक्ता देवेंद्र पांडे ने कहा था कि राम जन्मभूमि न्यास और वीएचपी नेताओं द्वारा तैयार किए गए डिजाइन के अनुसार मंदिर का निर्माण सिर्फ 4 करोड़ रुपए में किया जा सकता है। चंदे के तौर पर 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम और कई क्विंटल सोने की ईंटें इकट्ठा की गई थी। लेकिन वीएचपी का दावा है कि यह फंड सिर्फ पत्थरों की नक्काशी में ही खर्च हुआ है। यहां आपको समझा दें कि यह 2019 से पहले की डिजाइन की बात हो रही है, जिसे विश्व हिंदू परिषद ने दिया था और जिसका रेप्लिका आपने कई जगह देखा होगा। वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल ने इन सभी आरोपों को हमेशा नकारा। उन्होंने कहा कि उनके पास हर एक पैसे का हिसाब है, लेकिन हकीकत यह है कि वो हिसाब कभी भी पब्लिक डोमेन में नहीं रखा गया। और इन्हीं अनसुलझे सवालों के बीच 1990 में ही दिल्ली में बैठे एक इनकम टैक्स अफसर ने वीएचपी से सीधा पंगा ले लिया था। 7 मार्च 1990 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के स्पेशल सर्कल एग्जम्पशंस के डिप्टी डायरेक्टर विश्वबंधु गुप्ता ने वीएचपी से रिटर्न जमा करने और 1988-89 के पैसों का पूरा हिसाब देने को कहा था। गुप्ता ने सिर्फ नोटिस नहीं भेजा, उन्होंने वीएचपी के 4 सबसे बड़े चेहरों को समन भेज दिया। ये नाम थे अशोक सिंघल, वीएच डालमिया, महंत परमहंस और महंत नृत्य गोपाल दास। ये समन इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 131 के तहत भेजे गए थे। इनकम टैक्स एक्ट का ये सेक्शन 131 कोई आम कागजी नोटिस नहीं है। आसान भाषा में समझें तो ये वो ब्रह्मास्त्र है जो एक इनकम टैक्स अफसर को सीधे सिविल कोर्ट के जज जैसी ताकत दे देता है। इस सेक्शन के तहत अफसर किसी भी रसूखदार इंसान को अपने सामने पेश होने का सीधा हुक्म दे सकता है। वो उसे शपथ दिलाकर यानी कसम खिलाकर उसका बयान दर्ज कर सकता है। वो किसी भी संस्था का एक एक बही खाता और कच्चा चिट्ठा खोलने का कानूनी आदेश दे सकता है। और अगर किसी ने इस समन को हल्के में लेने की गलती की तो उसे भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई झेलनी पड़ सकती है। उस नोटिस में एक बहुत बड़ी चोरी पकड़ी गई थी। इंडिया टुडे की 15 अप्रैल 1990 की रिपोर्ट में हरिंदर बवेजा ने बताया कि वीएचपी ने खुद अपनी रिटर्न में 1988-89 में 22,64,495 रुपए की इनकम दिखाई थी और 34,67,111 रुपए का खर्च दिखाया था। लेकिन खातों में 12 लाख रुपए का ऐसा एडिशनल एक्सपेंडिचर था जिसका कोई हिसाब ही नहीं था। गुप्ता ने उसी 12 लाख का हिसाब मांग लिया था। यहां इस बात का ध्यान रखिए कि यह 12 लाख आज आपको छोटा अमाउंट लग सकते हैं, लेकिन यहां बात 1989 की हो रही है, जब हमारे देश की अधिकतर आबादी ने कभी 1 लाख रुपए भी एक साथ नहीं देखे होंगे। लेकिन विश्वबंधु गुप्ता को अंदाजा नहीं था कि उन्होंने किस मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है। महज 24 घंटे के अंदर वो नोटिस और चारों समन सिस्टम ने खारिज कर दिए। इंडिया टुडे की उसी रिपोर्ट के मुताबिक तत्कालीन वित्त मंत्री मधु दंडवते ने राज्यसभा में बयान दिया कि वो नोटिस कानून के अनुसार नहीं था। इनकम टैक्स के डायरेक्टर तेजिंदर सिंह ने तुरंत एक प्रेस नोट जारी किया और विश्वबंधु गुप्ता को सस्पेंड करके रातों रात तमिलनाडु ट्रांसफर कर दिया गया। गुप्ता पर हुई कार्रवाई पर सवाल भी उठे थे। मसलन जिस सेक्शन 131 के तहत वो समन भेजे गए थे वो कानून तो कभी खत्म ही नहीं हुआ था, तो उन्हें खारिज करने का कानूनी आधार क्या था? किसी भी समन को खारिज करने के लिए या तो कोर्ट का ऑर्डर चाहिए होता है या फिर आरोपी की कोई अपील। मजे की बात यह है कि वीएचपी ने कोई अपील नहीं की थी और कोर्ट का कोई ऑर्डर भी नहीं था। फिर वो समन वापस कैसे हुए?
खैर, एक सीनियर इनकम टैक्स अफसर ने मीडिया को बताया कि वीएचपी के पास वकीलों की पूरी फौज है। वित्त मंत्रालय को उनका वकील बनने की कोई जरूरत नहीं थी। इनवैलिड नोटिस में खुद ही रद्द होने के क्लॉज होते हैं। इन सबके अलावा एक और हैरान करने वाली बात हुई। 8 मार्च को, यानी जिस दिन समन खारिज हुए, उसी दिन दूरदर्शन के रात 9:30 के न्यूज बुलेटिन में इस मामले को फ्लैश न्यूज के रूप में दिखाया गया। उस जमाने में फ्लैश न्यूज तब चलाई जाती थी जब कोई बहुत बड़ी या असाधारण घटना हुई हो। वीएचपी का समन खारिज होना दूरदर्शन के लिए फ्लैश न्यूज क्यों बन गया? उसी दिन एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर विश्वबंधु गुप्ता के घर गया और उनकी ऑफिस की अलमारी की चाबी तक जब्त कर ली गई। विश्वबंधु गुप्ता ने खुद इंडिया टुडे से कहा था कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने चंद्रास्वामी को भी इसी सेक्शन 131 के तहत समन भेजे थे। तब तो किसी ने रूल्स और प्रोसीजर की कोई बात नहीं की थी। इस पूरे मामले में एक और ट्विस्ट था। वीएचपी के चैरिटेबल ट्रस्ट स्टेटस की एप्लीकेशन उस वक्त इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पेंडिंग थी। 1986 तक वीएचपी को यह स्टेटस मिला हुआ था, लेकिन 1987 में कानून मंत्रालय ने एक नोट लिखा था कि कोई भी धार्मिक संगठन चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं हो सकता। फिर भी वीएचपी को टैक्स में छूट दी जाती रही। अब इस मामले को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और साल 2000 में चलते हैं। विश्वबंधु गुप्ता उस वक्त दिल्ली में एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पद पर थे। बिजनेस टुडे के रंजू सरकार ने उनका एक डिटेल्ड इंटरव्यू किया था। उस इंटरव्यू में गुप्ता ने कहा कि उनका सस्पेंशन 1990 की वीएचपी जांच से ही जुड़ा हुआ था। उनका कहना था कि उन्होंने वीएचपी के चैरिटेबल स्टेटस पर सवाल उठाया था। उन्होंने पूछा था कि फाइनेंशियल अकाउंट्स मेंटेन ना करने के लिए वीएचपी पर मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया, और इसी सवाल की वजह से उन्हें हटा दिया गया। गुप्ता ने उस इंटरव्यू में दावा किया कि वीएचपी के कम से कम आधा दर्जन बोगस फ्रंट है। उन्होंने कहा कि उनके पास दस्तावेज हैं कि वीएचपी ऐसे फर्जी ट्रस्टों के जरिए काम कर रही है जिनका कोई वजूद ही नहीं है। ये बातें एक ऐसे अफसर की थीं जिसके पास इनकम टैक्स का 24 साल का तजुर्बा था। 1990 के उस पूरे वाकये का सीधा सा मतलब यह था कि एक सरकारी अफसर ने वीएचपी को कानूनी नोटिस दिया। 24 घंटे में सत्ता ने वो नोटिस दबा दिया। अफसर को बाहर फेंक दिया गया और वीएचपी का चैरिटेबल स्टेटस शान से बना रहा। यह राम मंदिर के नाम पर चंदे और पावर के खेल की सिर्फ शुरुआत थी। असली खेल तो तब शुरू हुआ जब दशकों बाद नया ट्रस्ट बना और बात हजारों करोड़ के जमीन घोटालों तक पहुंच गई। नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया और विवादित जमीन हिंदुओं को सौंप दी गई। मंदिर निर्माण के लिए फरवरी 2020 में मोदी सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट नाम से एक नया ट्रस्ट बनाया। इस ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी बनाए गए चंपत राय। चंपत राय कोई साधारण चेहरा नहीं थे। लोग उन्हें एक पूर्व केमिस्ट्री टीचर के तौर पर जानते थे, लेकिन उनकी असली कहानी बहुत अलग है। चंपत राय 1980 के दशक से ही विश्व हिंदू परिषद के साथ जुड़े हुए थे। वो उन 48 लोगों में शामिल थे जिन पर सीबीआई ने 1993 में बाबरी मस्जिद गिराने की आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया था। लिब्राहन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में उन्हें उन नेताओं में गिना था जो शुरुआत से ही मस्जिद को गिराने की साजिश रच रहे थे। कोबरा पोस्ट की 2014 की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में दावा किया गया था कि चंपत राय लक्ष्मण सेना के आर्किटेक्ट्स में से एक थे। यह वीएचपी की युवा शाखा बजरंग दल का एक खुफिया दस्ता था जिसे मस्जिद को गिराने के लिए खास तौर पर तैयार किया गया था। हालांकि 2020 में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने उन्हें तमाम अन्य आरोपियों के साथ बरी कर दिया था। चंपत राय सिर्फ वीएचपी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ही नहीं थे, बल्कि वो उस समय ट्रस्ट के सबसे बड़े फैसले लेने वाले इंसान बन गए। ट्रस्ट के पास 3 ऐसे नाम अधिकृत थे जो बैंक अकाउंट से लेकर जमीन के कागजात पर साइन कर सकते थे। इनमें चंपत राय, कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी और अनिल मिश्रा का नाम शामिल था। यहां अब एंट्री होती है इस पूरे जमीनी खेल के दूसरे सबसे बड़े खिलाड़ी की। यह नाम है अनिल मिश्रा। अनिल मिश्रा अयोध्या के रहने वाले एक होम्योपैथी डॉक्टर हैं। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से गहरे जुड़े हुए हैं। जब ट्रस्ट बना तो अनिल मिश्रा को ट्रस्टी बनाया गया। वो ट्रस्ट के मंदिर निर्माण समिति के सदस्य भी बने। रिपोर्ट्स के मुताबिक अयोध्या में अनिल मिश्रा की पहचान एक ऐसे व्यक्ति की है जो लोकल लैंड मार्केट को बहुत बारीकी से समझते हैं।
राम मंदिर के फैसले के बाद ट्रस्ट को सरकार की तरफ से 67.7 एकड़ जमीन मिली थी, लेकिन ट्रस्ट को लगा कि मंदिर का वास्तु ठीक करने और परिसर को आयताकार बनाने के लिए उन्हें और जमीन चाहिए। इसके लिए आसपास की जमीनों और पुराने मंदिरों को निशाना बनाया गया। कैरवैन मैगजीन की जनवरी 2024 की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के मुताबिक निशाने पर था फकीरे राम नाम का एक सदियों पुराना मंदिर। अयोध्या की मान्यता थी कि इसी जगह पर कैकई ने राम, लक्ष्मण और सीता को वनवास के कपड़े दिए थे। इस मंदिर के भगवान सीता और वल्लभ के पास अपनी करोड़ों की जमीन और संपत्तियां थी। साल 2018 में फकीरे राम मंदिर के पुराने महंत युगल किशोर की मौत हो गई। उनकी मौत के बाद कृपा शंकर और रघुवर शरण नाम के 2 पुजारियों के बीच उत्तराधिकार की जंग छिड़ गई। मामला कोर्ट में पहुंच गया। 16 मार्च 2021 को फैजाबाद की सिविल कोर्ट ने इस मंदिर की संपत्ति में किसी भी तरह के बदलाव पर स्टे लगा दिया। कोर्ट का आदेश था कि जब तक असली उत्तराधिकार का फैसला नहीं हो जाता तब तक यथास्थिति बनी रहेगी। लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट को अपने विस्तार के लिए यह जमीन हर हाल में चाहिए थी। कैरवैन की रिपोर्ट बताती है कि ट्रस्ट ने रघुवर शरण का साथ दिया क्योंकि वो जमीन बेचने को तैयार था। 26 मार्च 2021 को कोर्ट के स्टे के बावजूद स्थानीय प्रशासन ने रातों रात जमीन का म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज रघुवर शरण के नाम कर दिया। और चमत्कार देखिए, अगले ही दिन रघुवर ने वो जमीन राम मंदिर ट्रस्ट को बेच दी। इस सौदे में ट्रस्ट की तरफ से चंपत राय ने खुद कागजातों पर साइन किए थे। जमीन मिलते ही 6 फरवरी 2023 की रात को राम मंदिर ट्रस्ट ने भगवान सीता और वल्लभ की मूर्तियां वहां से हटाई और पूरे फकीरे राम मंदिर को बुलडोजर से ढा दिया। अब इस पूरे खेल का दोहरापन समझिए। राम मंदिर का पूरा आंदोलन दशकों तक सिर्फ इस एक दलील पर टिका था कि रामलला का जन्म वहीं हुआ है और भगवान या उनके मंदिर को किसी दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में भी यही दलील दी गई थी कि हिंदुओं की आस्था ही सबसे बड़ा सबूत है कि भगवान वहीं विराजमान रहेंगे। लेकिन जब अपने ट्रस्ट की सहूलियत और मास्टर प्लान की बात आई तो इन्होंने खुद अपनी उस दलील की धज्जियां उड़ा दी। ट्रस्ट ने खुद पुराने मंदिरों को गिरा दिया और वहां विराजमान भगवान को विस्थापित कर दिया। फकीरे राम मंदिर के अधिग्रहण के खिलाफ याचिका दायर करने वाले स्थानीय पुजारी संतोष दुबे ने कैरवैन को बताया था कि ट्रस्ट ने ऐसे करीब दर्जन भर पुराने मंदिर गिरा दिए हैं। दुबे ने इस रवैये की तुलना करते हुए कहा था कि यह बिल्कुल वैसी ही नीति है जैसी बाबर और औरंगजेब की हुआ करती थी। चोरी का धंधा, वो तो चंपत राय चोर एक ही है, वो तो सातिर मास्टर माइंड है, एक ही चोर था। उसी का सेनापति वो अनिल मिश्रा है, उसी का तीसरे नंबर का सेनापति दूसरे नंबर का वो गोपाल राव है। अगर आपको लग रहा है कि फकीरे राम मंदिर को गिराना ही इस ट्रस्ट का सबसे बड़ा कारनामा था तो जरा रुकिए। असली खेल तो तब शुरू हुआ जब ट्रस्ट के पैसों से जमीनों की खरीद फरोख्त शुरू हुई और महज 5 मिनट के अंदर एक जमीन की कीमत 2 करोड़ से बढ़कर 18.5 करोड़ हो गई। फकीरे राम मंदिर को गिराना तो सिर्फ शुरुआत थी। राम मंदिर ट्रस्ट के कथित घोटाले का असली खेल साल 2021 में शुरू हुआ। यह खेल था जमीनों की खरीद फरोख्त का और इस खेल में जो जादुई आंकड़े सामने आए उन्होंने पूरे देश को सन्न कर दिया। तारीख थी 18 मार्च 2021। जगह थी अयोध्या का बाग बिजैसी इलाका। शाम के 7:10 पर रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी नाम के 2 लोगों ने 1.208 हेक्टेयर जमीन खरीदी। जमीन की असली मालकिन कुसुम पाठक थी और इस सौदे की कीमत तय हुई 2 करोड़ रुपए। अब असली चमत्कार देखिए। शाम के 7:15 पर यानी जमीन खरीदने के ठीक 5 मिनट बाद राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने वही जमीन उन दोनों से खरीद ली। लेकिन इस बार कीमत 2 करोड़ रुपए नहीं थी। चंपत राय ने उस जमीन के लिए ट्रस्ट के खजाने से 18.5 करोड़ रुपए चुकाए थे। महज 5 मिनट के अंदर ट्रस्ट के खजाने का 16.5 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। अब इसमें फायदा किसका हुआ, ये एसआईटी की रिपोर्ट बताएगी। और मजे की बात यह है कि इस डील में गवाह थे अयोध्या के तत्कालीन मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे ने साल 2021 में ही इस पूरी डील का खुलासा कर दिया था।
तब काफी हंगामा भी मचा था। संजय सिंह ने सीधा सवाल पूछा था कि क्या दुनिया में कहीं 5 लाख रुपए प्रति सेकंड के हिसाब से जमीन महंगी होते देखी है। पवन पांडे ने कहा कि करोड़ों लोगों ने राम मंदिर के लिए अपनी जमा पूंजी दान की है और ये घोटाला देश के 120 करोड़ लोगों के दान का सीधा अपमान है। लेकिन सवाल उठता है कि जिस डील का खुलासा साल 2021 में ही हो गया था, उस पर कोई कार्रवाई तब क्यों नहीं की गई। उस वक्त चंपत राय ने सफाई में कहा था कि जमीन का पुराना एग्रीमेंट 2011 का था और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जमीन के रेट बढ़ गए थे। उन्होंने दावा किया कि ट्रस्ट ने मार्केट रेट से कम कीमत पर जमीन खरीदी थी। लेकिन कैरवन की रिपोर्ट ने इस जमीन का एक और सच उजागर किया। रिपोर्ट के मुताबिक बाग बिजैसी की यह जमीन असल में हाजी फकीर मोहम्मद वक्फ बोर्ड की थी। इस पर लंबे समय से कानूनी विवाद चल रहा था। विवादित जमीन होने के बावजूद ट्रस्ट ने बिचौलियों के जरिए इसे खरीदा और स्थानीय प्रशासन ने सारे नियम ताक पर रखकर इसकी रजिस्ट्री और म्यूटेशन पास कर दिया। यह सिर्फ एक जमीन सौदा नहीं था, आस्था के नाम पर मुनाफे का पूरा एक सिंडिकेट चल रहा था। कैरवन की रिपोर्ट में प्लॉट 135 का जिक्र है। यह सरकारी जमीन थी जिस पर मंदिर के कुछ पुजारियों का कब्जा था। 22 फरवरी 2021 को अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण उपाध्याय ने इस जमीन का एक हिस्सा महज 20 लाख रुपए में खरीदा और कुछ ही दिन बाद 11 मई को दीप नारायण ने वही जमीन राम मंदिर ट्रस्ट को 2.5 करोड़ रुपए में बेच दी। इस डील में भी अनिल मिश्रा ही गवाह थे। जब इतने बड़े घोटाले हो रहे थे तो क्या किसी ने सरकार से सवाल नहीं पूछा? पूछा गया था। फरवरी 2021 में ही राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे पूर्व आरएसएस सदस्य और चार्टर्ड अकाउंटेंट कैलाश चंद्र मुंदड़ा ने आरटीआई लगाकर पूछा था कि ट्रस्ट को इनकम टैक्स में छूट कैसे मिल रही है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जानकारी देने से साफ मना कर दिया। दलील दी गई कि राम मंदिर ट्रस्ट एक ऑटोनॉमस बॉडी है, यानी गैर सरकारी संस्था है, इसलिए वो आरटीआई के दायरे में नहीं आती। डिपार्टमेंट ने हर उस कोशिश को ब्लॉक कर दिया जिससे राम मंदिर के चंदे का सच बाहर आ सके। जब कोई ऑडिट नहीं हुआ, कोई हिसाब नहीं मांगा गया और आरटीआई से जानकारी देने से मना कर दिया गया तो हिम्मत बढ़ती गई और इसी छुपे हुए सच का नतीजा था 2026 का वो महाघोटाला, जब सीधे राम मंदिर की दान पेटियों में ही सेंध लगा दी गई। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। पूरे देश ने जश्न मनाया। लेकिन उसी दिन से राम मंदिर के नाम पर जालसाजों ने एक नया खेल शुरू कर दिया। पहला मामला प्रसाद स्कैम का था। द वायर की जून 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा के बाद कुछ सिंडिकेट्स ने एक फेक वेबसाइट बना ली। ये वेबसाइट खुद को ऑफिशियली राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़ा हुआ बताती थी। इस वेबसाइट पर लोगों को फ्री प्रसाद भेजने के नाम पर डोनेशन मांगा गया। इस साइबर फ्रॉड में भक्तों को करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया, जिसके बाद अयोध्या साइबर पुलिस को एक्शन लेना पड़ा और इस जालसाजी से जुड़े कई अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए। लेकिन इस घोटाले के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन था, किसी को नहीं पता। दूसरा मामला फर्जी जमीन के दस्तावेजों का था। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की मार्च 2025 की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक लोकल मंदिर के पुजारी रमाकांत पाठक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। आरोप था कि उन्होंने और एक लोकल रेवेन्यू क्लर्क ने मिलकर एक पुराने मंदिर नया आनंद भवन मंदिर की प्रॉपर्टी के फर्जी कागजात बनाए और उसे राम मंदिर ट्रस्ट को 6 करोड़ रुपए में बेच दिया। जबकि हकीकत यह थी कि कोर्ट ने उस पुजारी को उस प्रॉपर्टी का मालिक मानने से बहुत पहले ही इनकार कर दिया था। इस केस में भी फिलहाल कोई फैसला नहीं आया है। लेकिन तीसरा और सबसे बड़ा घोटाला जिसने 2026 में राम भक्तों को हिलाकर रख दिया, वो था दान पेटी की चोरी। द फेडरल की 27 जून 2026 की एक डिटेल रिपोर्ट के मुताबिक इस चोरी के खिलाफ सबसे पहले महिपाल सिंह नाम के एक शख्स ने आवाज उठाई। वो ट्रस्ट की अकाउंट्स टीम के पूर्व सुपरवाइजर थे। उन्होंने अंदरूनी तौर पर शिकायत की थी कि कैश और कीमती धातुओं की हैंडलिंग में बहुत बड़ी गड़बड़ी हो रही है। नतीजा क्या हुआ? उन्हें ही काम से हटा दिया गया। जब बीबीसी ने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बीबीसी को बताया कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और उन पर भारी दबाव है, जिसके चलते महिपाल सिंह ने बात करने से मना कर दिया था। यह मामला तब पब्लिक के सामने आया जब समाजवादी पार्टी के पूर्व अयोध्या विधायक पवन पांडे ने आरोप लगाया
कि राम मंदिर से 7 से 7.5 करोड़ रुपए का डोनेशन गायब हो गया है। 7 जून 2026 को समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुलेआम इस मामले को उठाया और अदालतों से स्वतः संज्ञान लेने की मांग कर डाली। शुरुआत में ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने कह दिया कि इंटरनल ऑडिट में कुछ भी गड़बड़ नहीं मिला है, लेकिन दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। नेशनल हेराल्ड की 26 जून 2026 की रिपोर्ट में एक बहुत ही अहम आंकड़ा है। अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 के बीच यानी महज 11 महीनों में मंदिर को 82.78 करोड़ रुपए का डोनेशन मिला था, यानी 82 करोड़ 78 लाख रुपए का डोनेशन। बैंक डिपॉजिट्स पर 138 करोड़ 3 लाख रुपए का ब्याज मिला था, यानी मंदिर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। तो जो चोरी हुई वो उस जगह पर हुई जहां पैसा पानी की तरह बह रहा था। विपक्ष का हंगामा इतना बढ़ गया कि 13 जून को सीएम योगी आदित्यनाथ ने 3 मेंबर वाली एसआईटी बना दी। 14 जून को एसआईटी ने अयोध्या में अपना काम शुरू कर दिया। 25 जून को एफआईआर दर्ज हुई और 26 जून को 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। एफआईआर भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत दर्ज हुई, जिसमें क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, चीटिंग, चोरी और आपराधिक साजिश के गंभीर आरोप लगाए गए। अब जरा उन 8 गिरफ्तार लोगों और उनके रोल पर नजर डालिए। गिरफ्तार होने वाले रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव चंपत राय के बहुत करीबी माने जाते थे। डोनेशन बॉक्स की चाबियां इन्हीं के पास रहती थी। अनुकल्प मिश्र सीधे डोनेशन काउंटिंग का काम करते थे। लवकुश मिश्र अनुकल्प मिश्र के साले हैं और इनके घर से पुलिस को 10 लाख रुपए नकद मिले। मनीष यादव टिन्नू यादव के भांजे हैं और इनके घर से भी कैश बरामद हुआ। सुभाष श्रीवास्तव रिटायर्ड बैंक कर्मचारी हैं जो कैश काउंटिंग को सुपरवाइज करते थे। इसके अलावा अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे और लवकुश के पिता रमाशंकर मिश्र भी काउंटिंग प्रोसेस का हिस्सा थे और उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। इन सभी में सबसे खास टिन्नू यादव हैं, जो चंपत राय के करीबी माने जाते हैं। स्वर्गद्वार अयोध्या का निवासी टिन्नू कभी ऑटो चलाया करता था। आज उसके कई प्लॉट्स हैं, 6 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स में उसकी पार्टनरशिप है और करोड़ों की प्रॉपर्टी है। टिन्नू पर आरोप है कि चंदा गिनने वाली जगह लगे सीसीटीवी की 8 महीने की फुटेज डिलीट करवा दी है। लेकिन एक ऑटो ड्राइवर की घनिष्ठता चंपत राय से कैसे हुई? दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक टिन्नू के पिता तुलसीराम यादव अयोध्या के नया घाट पर चाय बेचा करते थे। 1994 में वो खुद टेम्पो चलाया करता था। अचानक राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के मंत्री महेश नारायण के संपर्क में टिन्नू आया और उन्होंने टिन्नू को अपना ड्राइवर रख लिया। इस आंदोलन से जुड़े लोगों से अच्छा व्यवहार होने के नाते लोग उसे पसंद करने लगे थे। साल 1998 में टिन्नू यादव चंपत राय के संपर्क में आया। जब 2002 में महेश नारायण की मौत हुई तब वो चंपत राय की ही मदद से अयोध्या में अलग अलग गाड़ियां चलाने लगा था। यहीं से वो चंपत राय का खास बन चुका था। 2019 में जब राम मंदिर का फैसला आया तब वो ट्रस्ट का कामकाज संभालने लगा और ट्रस्ट ने आखिरकार टिन्नू को 22,000 रुपए की सैलरी पर रख लिया। अब उसके पास इतनी ताकत हो चुकी थी कि दान पेटियों का चढ़ावा टिन्नू यादव ही बैंक में जमा करवाता था। अब उस पर एफआईआर दर्ज होने के बाद टिन्नू यादव एसआईटी के जांच के घेरे में है। हालांकि इस पर टिन्नू का बयान भी सुनने लायक है। उसका कहना है कि उसने ये संपत्ति ऑटो चलाकर कमाई है। इन आरोपियों के पास से कुल करीब 80 लाख रुपए का कैश और कुछ विदेशी करेंसी बरामद हुई। एसआईटी की शुरुआती जांच में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। विवाद सामने आने के बाद और एसआईटी बनने से ठीक पहले डोनेशन काउंटिंग रूम के पास एक वॉशरूम से 2.5 लाख रुपए बरामद हुए थे। यानी साफ है कि हड़बड़ाहट में पैसा छुपाने की पूरी कोशिश की गई थी। इन 8 गिरफ्तारियों के कुछ ही घंटे बाद चंपत राय और अनिल मिश्रा ने ट्रस्ट से अचानक इस्तीफा दे दिया। हालांकि इन दोनों पर सीधा कोई आरोप नहीं था, लेकिन दोनों ने नैतिक जिम्मेदारी का हवाला देते हुए कुर्सी छोड़ दी। लेकिन यह नैतिक जिम्मेदारी का हवाला भी इस पूरे चंदा चोरी के प्रकरण के 3 हफ्ते बाद दिया गया। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले चुनाव में नारा था कि जो राम को लाए हैं उन्हें आप सत्ता में लाइए, तो अब जिन्होंने राम को लूटा है उनकी क्या सजा है? उनकी जिम्मेदारी भी तो तय होनी चाहिए। या ये पूरा घोटाला सिर्फ 8 कर्मचारियों के सर पर डालकर आप बचकर निकलना चाहते हैं? राम मंदिर में चंदे की हेराफेरी का जो बवाल आज कटा है, उसकी चेतावनी 6 साल पहले ही दे दी गई थी।
साल 2020 में ट्रस्ट के बनते ही एक प्राइवेट ऑडिट फर्म ने अंदरूनी जांच की थी। उस फर्म ने साफ कह दिया था कि ट्रस्ट का काम करने का तरीका बेहद अनप्रोफेशनल है। फर्म ने चेताया था कि 3500 करोड़ रुपए से ज्यादा का नकद चंदा और भारी मात्रा में गहने आ चुके हैं, लेकिन इसका हिसाब रखने के लिए कोई पक्का नियम या सिस्टम यानी एसओपी है ही नहीं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ऑडिट रिपोर्ट में साफ लिखा था कि पैसों के लेन देन को चेक करने का कोई पुख्ता तरीका नहीं है। किसी भी लेवल पर दूसरी या तीसरी बार वेरिफिकेशन नहीं होता है। यही नहीं, ट्रस्ट के पास ना तो कोई ढंग का एचआर डिपार्टमेंट है और ना ही आईटी डेटा की सुरक्षा का कोई इंतजाम है। ऑडिटर्स ने उसी वक्त वार्निंग दे दी थी कि अगर तुरंत सही नियम नहीं बनाए गए तो भविष्य में पैसों की चोरी और डेटा के साथ हेराफेरी होने का 100% चांस है। लेकिन ट्रस्ट ने इस रिपोर्ट की चेतावनी को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। नतीजा यह हुआ कि 6 साल बाद आज वही हो रहा है जिसका डर था। मंदिर की दान पेटी से कैश और गहने गायब होने के आरोप लग रहे हैं। ट्रस्ट से जुड़े ही एक सूत्र ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि अगर 2020 में ही उस प्राइवेट ऑडिट फर्म की बात मान ली जाती तो आज ये फजीहत कभी नहीं होती। लेकिन न्यूज रिपोर्ट्स में अयोध्या के लोगों का दर्द और गुस्सा साफ दिख रहा है। एक स्थानीय निवासी ने कहा कि अगर राम के नाम का 1 रुपया भी चोरी हुआ है तो वो गलत है। यहां तो हजारों करोड़ की बात हो रही है। पक्का है कि बड़े लोग बच जाएंगे और सिर्फ छोटे लोग ही पकड़े जाएंगे। अयोध्या के प्रति ये प्रतिक्रिया है, जो औरंगजेब, मोहम्मद गोरी, ये सब चोरने से जो बचा खुचा था भारत में, सोने की चिड़िया कही जाती है, वो लोग चंदा चोर, ये सब चंपत राय वगैरह सब चोरी कर लेंगे। यानी कुल मिलाकर बात इतनी है कि इस चंदा चोरी की खबर बाहर आने के बाद रामलला के दर्शन करने आने वाले भक्त अब नाराज नजर आ रहे हैं। इसी वजह से ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि राम मंदिर में अब चढ़ावे की कमी हो गई है। लगे हाथ ये भी जान लेते हैं कि राम मंदिर में चंदा गिनने की पूरी प्रक्रिया है क्या। राम मंदिर की 35 दान पेटियों से निकली राशि को रोजाना भारी सुरक्षा के बीच पिलग्रिम फैसिलिटेशन सेंटर के बेसमेंट में बने काउंटिंग रूम तक लाया जाता है। यह काम 2 शिफ्ट में होता है, जिसमें एसबीआई के स्टाफ और ट्रस्ट के मेंबर्स मिलकर नोटों, सिक्कों और गहनों को अलग अलग करते हैं और गिनते हैं। इस पूरी प्रोसेस की मॉनिटरिंग सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होती है और गिनती के बाद कैश को सील करके अगले दिन सीधे बैंक में जमा कर दिया जाता है, जहां से डिजिटल मोड में ही सारे खर्चे किए जाते हैं। हालांकि फिलहाल दान की राशि में हेराफेरी के आरोपों के चलते यूपी सरकार की एसआईटी इस पूरी बुक कीपिंग और डिपॉजिट सिस्टम की गहरी जांच पड़ताल कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एसआईटी की इंटरिम रिपोर्ट जो यूपी सरकार को सौंपी गई, उसमें चोरी का पूरा खेल कैसे होता था उसके बारे में भी बताया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक काउंटिंग रूम में जो हिडन कैमरा लगे हुए थे, काउंटिंग करने वाला एक व्यक्ति उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता था और इस दौरान कैश चुरा लिया जाता था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि नोटों के 10-10 के बंडल बनाए जाते थे, लेकिन इन नोटों की गड्डियों में 100 से ज्यादा नोट रख दिए जाते थे। जब यह पैसा बाहर निकलता था तो गड्डियां तो गिनी जाती थी, लेकिन यह नहीं देखा जाता था कि 100 के बंडल में कितने नोट हैं और वो गिने भी नहीं जाते थे। और जब यह पैसा मंदिर से बैंक ले जाया जाता था तो उस दौरान रास्ते में एक्स्ट्रा नोट निकाल लिए जाते थे, जिससे बैंक में पैसा मंदिर की रकम से टैली हो जाता था और यह घोटाला पकड़ा नहीं जाता था। हालांकि अब ऐसा माना जा रहा है कि इस पूरे घोटाले के बाहर आने के बाद बैंक ऑफिशियल्स पर भी गाज गिर सकती है, जो इस घोटाले में शामिल थे। अब जरा 37 साल की इस पूरी टाइमलाइन को एक साथ देखिए। 1989 में करोड़ों का चंदा इकट्ठा हुआ, लेकिन हिसाब किसी को नहीं मिला। 1990 में एक ईमानदार इनकम टैक्स अफसर ने हिसाब मांगा तो उसे रातों रात सस्पेंड कर दिया गया। 2021 में नया ट्रस्ट बना तो 5 मिनट के अंदर 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीद ली गई। विकास के नाम पर फकीरे राम जैसे सदियों पुराने मंदिरों पर बुलडोजर चला दिया गया और अब 2026 में सीधे भगवान के घर से ही करोड़ों रुपए की दान पेटी चोरी हो गई। ये सिर्फ कुछ वो मामले हैं जो पब्लिक डोमेन में आ गए। असली खेल कितना बड़ा है ये तो शायद कोई जानता ही नहीं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि जनता ये मानती है कि एफआईआर तब दर्ज की गई जब एसआईटी की आड़ में सारे सबूत मिटा दिए गए।
यह पहले से तय कर लिया गया कि किस बड़ी मछली को बचाना है और किसे फंसाना है। आज इस पूरी पड़ताल के बाद 3 सबसे बड़े सवाल हमारे सामने हैं। पहला, 1989 से 2020 के बीच जमा हुए उन करोड़ों रुपए का क्या हुआ? चांदी की ईंटें और महंगे महंगे गिफ्ट्स जो राम मंदिर के चढ़ावे में गए, वो सब कहां है? दूसरा सवाल, 2021 की जमीन डील में 5 मिनट के अंदर 16.5 करोड़ का सीधा मुनाफा आखिर किसे पहुंचा? नोटों की गड्डी से ईडी लिखने वाली जांच एजेंसियों ने कभी इसकी कोई जांच क्यों नहीं की? तीसरा बड़ा सवाल, 2026 में एसआईटी ने जो शुरुआती रिपोर्ट दी है वो आज तक पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं आई? और इन सबसे बड़ा वो सवाल है जो अयोध्या का एक आम नागरिक पूछ रहा है। वो लोग जो राम के नाम पर अपना खून पसीना एक एक करके करोड़ों दान करते हैं, वो ज्यादातर ग्रामीण है, गरीब है और सच्चे श्रद्धालु हैं। आखिर उनके पैसे का क्या हुआ? आपको क्या लगता है, क्या राम मंदिर के चंदे में हुई इस धांधली की कभी कोई निष्पक्ष जांच हो पाएगी? क्या कभी उन बड़े चेहरों से पर्दा उठ पाएगा जो पर्दे के पीछे से इस पूरे खेल को चला रहे थे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये था राम मंदिर के चंदा चोरी विवाद से जुड़ा पूरा मामला, जिसे तफसील से लिखा था मेरे साथी मयंक ने, और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है अयान ने। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा आपके पास इस चंदा चोरी को लेकर कोई और खबर हो तो वो भी हमारे तक जरूर पहुंचाइएगा। आगे आप कौन सा किस्सा देखना चाहते हैं वो भी बताइए, और इस किस्सा को एक एक उस आदमी तक पहुंचाइए जो इस मामले से अनभिज्ञ है। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए। किस्सा के इस पूरे वीडियो को बनाने में मेरे और कई साथियों का योगदान रहता है, तो उनके नाम भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबरगांव। शुक्रिया।